Hello everyone and welcome to Daily Current Affair Discussion. My name is Vivek Sharma and today we're going to talk about the most important issues of the day. First article जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे that will be about क्रॉसपैथी. इस टर्म को समझेंगे एंड अभी क्यों ये न्यूज़ में उसको समझेंगे. देन वी गोना टॉक अबाउट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की डेवॉस में जो मीटिंग है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे 2025 की मीटिंग. लिड 568 ये एक ब्लैक होल है, इसके बारे में अभी कुछ साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन आई है. वी गोना टॉक अबाउट दैट एंड इन एडिशन टू दिस आपको एमएसपी के बारे में आज पढ़ाऊंगा. जूट की एमएसपी को इंक्रीज किया गवर्नमेंट ने. वी गोना टॉक अबाउट दैट एंड डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट के बारे में वी गोना डिस्कस. आइए सबसे पहले आर्टिकल की मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म को समझते हैं. व्हाट इज क्रॉसपैथी. देखिए मान लीजिए एक डॉक्टर है जो बिलोंग करता है आयुष में से किसी भी एक आपकी ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ मेडिसिन से, लाइक लेट्स से होम्योपैथी से ये बिलोंग करते हैं. अब ये अगर एलोपैथी की कहीं ना कहीं मेडिसिन को बताने लग जाएं तो इसे क्रॉसपैथी कहा जाता है. वैसे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेरियस जजमेंट में इस तरह के केसेस को निग्लिजेंस के अंडर काउंट किया है. तो मतलब सुप्रीम कोर्ट इस चीज को मना करती है क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो क्वालिटी अश्योरेंस आप यहां पर नहीं कर सकते. तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. एंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली क्या किया है कि होम्योपैथी पटिशनर्स जिन्होंने कुछ आपके एलोपैथी के कोर्स को किया है, फार्माकोलॉजी को किया है, तो उसको यहां पर एलोपैथिक की मेडिसिन रेकमेंड करने की परमिशन दे दी है. तो जिसकी वजह से एक कंट्रोवर्सी अभी स्टार्ट हुई है. एंड वैसे भी अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेरियस रूलिंग्स में इस चीज के ऊपर रोक लगाई है. जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको. पूनम वर्मा वर्सेस अश्विनी पटेल 1996 के इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये कहा कि भाई अगर ऐसी रिकमेंडेशन दी जाती है तो ये मेडिकल नेग्लिजेंस के कैटेगरी में आती है. इवन 2015 की स्टडी में भी हमने ये पाया था कि भाई ये नेग्लिजेंस से कम नहीं है, बिकॉज उनको पूरी तरह से आप ये कह सकते हो कि पता नहीं होता है कि एलोपैथी में किस मेडिसिन का क्या साइड इफेक्ट है. अब यहां पर जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि भाई जो केमिस्ट हैं वो एलोपैथी प्रिस्क्रिप्शन जो होम्योपैथिक डॉक्टर ने दिए हैं उनको भी सेम तरह से देखे जो एलोपैथिक डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं वैसे ही. बट यहां एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि मुंबई यानी बॉम्बे हाई कोर्ट में आपका एक केस पेंडिंग है जहां पर आपके हाई कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे लगा रखी है कि भाई आप किसी भी तरह से इस तरह की चीजों को प्रमोट नहीं करेंगे. बट स्टिल गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है तो इसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं. रीजन क्या है? देखिए ज्यादातर अच्छे हॉस्पिटल्स शहरों या सिटीज में लोकेटेड है एंड जिसकी वजह से आपको रूरल एरियाज में डॉक्टर्स की कमी देखने को मिलती है. तो यहां पर सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि डॉक्टर की शॉर्टेज है एलोपैथी के, जिसको पूरा करने के लिए यहां पर ऑल्टरनेट मेडिसिन को भी प्रमोट किया जा रहा है. एंड अगर आयुष प्रैक्टिशनर्स की बात की जाए तो जनरली ये रूरल एरिया में ऑपरेट करते हैं, तो इस वजह से यहां पर गवर्नमेंट इन्हें प्रमोट करने की कोशिश कर रही है. एंड ऑलमोस्ट 80% की आपको शॉर्टेज यहां पर देखने को मिलती है इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर में. दूसरी बात, गवर्नमेंट यहां पर यह भी चाहती है कि भाई शॉर्टेज को रिड्यूस करने के लिए हम इंटीग्रेट कर सकें जो एलोपैथी है उसको कहीं ना कहीं इंडिया के ट्रेडिशनल हेल्थ केयर सिस्टम के साथ. अब इसमें चैलेंजेस क्या आते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, वो भी समझने हमारे लिए जरूरी है. देखो क्योंकि नॉलेज एक कंस्ट्रेन है यहां पे, तो यहां पर ये अंडर क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर्स अगर मेडिसिन देंगे तो इससे लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, पेशेंट्स को प्रॉब्लम हो सकती है. तो मेडिकल नेग्लिजेंस का एक प्रॉब्लम आता है यहां पे. फिर रेगुलेटरी एम्बिग्यूटी है क्योंकि क्लैरिटी नहीं है कि यहां पर जो ये डायरेक्टिव दिया गया है ये हाई कोर्ट के स्टे को वायलेट करता है कि नहीं. वैसे तो वायलेट करता है. अब अगर इन केस ये वायलेट करता है तो क्या ये एप्लीकेबल होगा या नहीं उसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं. अब आपको यहां पर मान के चलिए कि इससे एक प्रॉब्लम यह भी आती है कि जो केयर इकोनॉमी की क्वालिटी है वो डिप्लीट करेगी. लोगों का जो भरोसा है केयर इकोनॉमी के ऊपर घटेगा, वो एक बड़ी प्रॉब्लम आएगी. एंड इवन अगर आप देखें तो अभी हमारे पास वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है. पहली बात तो आप लीगल क्लैरिटी लेके आइए वेदर यू शुड अलाउ इट और नॉट. फिर दूसरा, आप प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कीजिए. जो शॉर्टेज है
आपको कहीं ना कहीं मेडिकल कॉलेजेस इंक्रीज करने पड़ेंगे, डॉक्टर्स ज्यादा बने, डॉक्टर्स ज्यादा बनेंगे तो ऑटोमेटिकली ये प्रॉब्लम आपकी कम हो जाएगी। फिर अगर आपने इस चीज को प्रमोट करना ही है तो कुछ स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग होनी चाहिए, रिगरस ट्रेनिंग, सो दैट लूप होल्स या नेग्लिजेंस के चांसेस यहां पर कम हो। हमें लोगों के बीच में अवेयरनेस इंक्रीज करनी पड़ेगी, क्या कैपेबिलिटी है पर्संस की और क्या लिमिटेशन है। बिकॉज अगर आयुष वाला जो कोई भी बंदा आयुर्वेद, यूनानी या होम्योपैथी से डील कर रहा है, दे डू नॉट हैव द एग्जैक्ट नॉलेज अबाउट द एलोपैथी, तो लोगों को यहां पे आपको अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कुछ मुहिम चलानी पड़ेगी। मोर ओवर आप रेगुलेटरी ओवरसाइट को यहां पर इनहांस कीजिए ताकि किसी भी तरह का प्रॉब्लम आपको ना देखने को मिले। सो दिस वाज द फर्स्ट टॉपिक। अब बात करते हैं आज के सेकंड टॉपिक की, जहां पे हम बात करेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। अब यूनियन रेलवे मिनिस्टर अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग के लिए पहुंचे एंड यहां पर इंडिया के रेलवे सेक्टर के इनोवेशन को वो शोकेस करेंगे एंड इवन इंडिया के अंदर ग्रोइंग सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के बारे में बात करेंगे। अब बात की जाए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वैसे तो ये इनिशियली सिर्फ यूरोप के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी जिसको नाम दिया गया था यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम। बाद में 1987 में इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बनाया गया, जहां पर इसका फोकस वर्ल्ड ओवर इंक्रीज हुआ। डावोस स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है एंड ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे आप देखते हैं। नॉन गवर्नमेंटल मतलब कोई गवर्नमेंट इसको होल्ड नहीं करती है एंड ये नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है जिसका मेजर फंक्शन ये है कि कैसे हम आपस में इकोनॉमी के बीच में कोलैबोरेशन को प्रमोट करें, कैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करें एंड ऑल्सो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हम इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में जैसे एआई, आईओटी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी में हम कैसे एडवांसमेंट प्रमोट कर सकें, इसके ऊपर भी इनका फोकस रहता है। मोर ओवर प्रेजेंट इकोनॉमीज में क्या चैलेंजेस चल रहे हैं ये उनको भी कहीं ना कहीं एड्रेस करने की कोशिश करती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, आपस में डिबेट डिस्कशन के थ्रू। अब यहां पर आज तक की इसकी मेजर अचीवमेंट्स की बात की जाए तो पेरिस एग्रीमेंट एक इंपॉर्टेंट क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड एग्रीमेंट था, तो उसी के लिए इसने ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन समिट को लॉन्च किया ताकि नेट जीरो एमिशन को प्रमोट किया जा सके, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को हम प्रमोट कर सकें। फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए भी इन्होंने इनिशिएटिव लिया है एंड मोर ओवर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो हम बात करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज की, डेवलप कंट्रीज के साथ पार्टनरशिप को ये कहीं ना कहीं फोकस करते हैं जिससे पॉवर्टी जैसी प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पे खत्म कर सके। इवन WHO के साथ मिलकर भी कोविड-19 के टाइम पे इन्होंने बहुत से इनिशिएटिव लिए थे। अब इनकी कुछ मेजर रिपोर्ट्स हैं जैसे ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट, ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट्स के बारे में आपको मेजरली इतना तो पता होना चाहिए। अब इनमें से अगर कोई भी न्यूज में आती है तो उसके इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं उसको आपको थोड़ा डिटेल में देखना चाहिए। आइए अब बात करते हैं आज के थर्ड आर्टिकल की, दैट इज रिलेटेड टू साइंस। अब देखिए सबसे पहले यहां पर आपको एक टर्म समझनी पड़ेगी, दैट इज ब्लैक होल। ब्लैक होल क्या होता है? एक्चुअल में जब आपका एक सन या एक स्टार आप कह सकते हो एंड ऑफ द लाइफ पहुंचता है तो यहां पर उसके इंटरनल में होने वाली जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है वो बंद हो जाती है एंड इसका पूरा कोर कोलैप्स कर जाता है अंडर द इंपैक्ट ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स आपकी यहां पे एक बैलेंस क्रिएट करके रखती है ग्रेविटी के साथ ताकि ये आपका पूरा कोर कोलैप्स ना करे। बट जब न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन यहां पर खत्म हो जाती है यानी हाइड्रोजन आइसोटोप आपस में कंबाइन करके हीलियम बनाना बंद कर देते हैं तो ये पूरी कोर कोलैप्स करती है और ये एक सिंगल पॉइंट में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो छोटा सा एक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है इसमें इन्फिनाइट मास और इन्फिनाइट ग्रेविटी होती है। अब जिसकी वजह से यहां पर इतनी ज्यादा ग्रेविटी होती है कि भाई लाइट भी इससे एस्केप नहीं कर सकती है। तो रिसेंटली ऐसे ही एक ब्लैक होल को हमने ऑब्जर्व किया यूजिंग जेम्स वेब टेलीस्कोप एंड चंद्र एक्सरे ऑब्जर्वेटरी। इन दोनों के बारे में आप थोड़ा थोड़ा ये याद रख लेना कि किस तरह के ये टेलीस्कोप्स हैं, कौन सी रेडिएशंस को ये मेजर करते हैं, दैट इज एट मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इन दोनों ही टेलीस्कोप ने आपके LID 568 इस सुपरमैसिव ब्लैक होल को ऑब्जर्व किया एंड इसमें इन्होंने एक
एडिंगटन एक्सोरेशन, इस तरह के फिनोमेना को ऑब्जर्व किया। अब ये होता क्या है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे आर्टिकल को समझने के लिए। देखिए, जब एक ब्लैक होल की बात करते हैं, एक ब्लैक होल कंटिन्यूसली कुछ रेडिएशन एमिट करता है एंड ये आपके इनवर्ट पुल के साथ कहीं ना कहीं एक बैलेंस मेंटेन करके रखती है। बट जब ये बैलेंस बिगड़ता है, यानी वो एक्सीड करती है, इसी को सुपर एडिंगटन कहा गया है। अब यहां पर इस ब्लैक होल के केस में ये 40 फैक्टर से आपका एक्सीड कर रहा है, तो इससे हमारे को ब्लैक होल के बारे में और बेटर नॉलेज मिलेगी। तो मतलब कैसे एक ब्लैक होल मैटर को कंज्यूम करता है, ये उसके बारे में हमारी जो अभी तक की नॉलेज है उसको एक्सपैंड करने की काम करेगी। तो these are the things that you have to keep in mind in this article. Let's talk about the fourth article of the day. अब इस आर्टिकल में आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है, एमएसपी। वैसे अभी हाल फिलहाल में जूट क्रॉप्स के लिए आपकी एमएसपी को 315 रुपए से बढ़ा दिया गया है। अब एक चीज जो आपको आज होमवर्क करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है मुझे कि भाई जूट की कल्टीवेशन के लिए क्या कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है। उसके अलावा उन दोनों टेलीस्कोप्स के बारे में भी किस ऑब्जेक्टिव के साथ उन्हें लॉन्च किया गया था, कौन सी रेज को ऑब्जर्व करते हैं और कौन सी एजेंसी उसे हैंडल करती है, वो भी आज आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। अब बात की जाए यहां पे एमएसपी की, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये एक ऐसा प्राइस है जो गवर्नमेंट अपने एक फॉर्मूला के थ्रू डिटरमाइन करती है। इस फॉर्मूला में बहुत सारी चीजें आप नोट डाउन करते हैं, जैसे मार्केट प्राइस क्या चल रहा है। अगर आप मान लीजिए जूट की जगह उसकी कॉम्पिटिटिव क्रॉप कोई और उगाते, तो वहां पर आप उसको भी कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग को भी ध्यान में रखते हैं। इसका कंज्यूमर के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या पैरिटी रहेगी, एंड ओवरऑल कैसे हम एग्रीकल्चर सेक्टर को सस्टेनेबल बना सकें। इन सभी पैरामीटर्स के बेसिस पे एमएस स्वामीनाथन कमेटी, इसने, जिसे आप अक्सर नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स के नाम से भी जानते हो, इन्होंने 2006 में कुछ रिकमेंडेशन दी थी। कहते कि भाई एमएसपी को जनरली आप क्रॉप के प्राइस से 50% ऊपर सेट कीजिए, यानी 1.5 टाइम द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आप इसे सेट कीजिए, यानी C2 कॉस्ट जो होगी इसको आप लैंड के रेंट और इन सब चीजों को इंक्लूड करके एडजस्ट कीजिए, ताकि अगर किसान ने 100 रुपया लगाया है तो उसको 150 रुपए एमएसपी आपने देना है। यहां पे इससे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के ऊपर भी हमने फोकस किया कि कैसे वाटर कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के ऊपर हम फोकस करें। कुछ इंस्टीट्यूशंस के अंदर रिफॉर्म लाने की बात की, खासकर कोऑपरेटिव फार्मर्स के जो ऑर्गेनाइजेशंस है उसमें, ताकि बेटर एक्सेस मिल सके इनको मार्केट का। क्रेडिट फॉर्मल सेक्टर से मिल सके, उसको भी हमने यहां पर प्रमोट करने की कोशिश की। टेक्नोलॉजी जैसे प्रिसीजन एग्रीकल्चर या बाकी टेक्नोलॉजीज को भी यहां पर प्रमोट करने की बात की थी इस कमेटी ने, एंड इवन रेन वाटर हार्वेस्टिंग को भी प्रमोट करने की बात की थी। इसके अलावा वेरियस अदर कमीशंस भी टाइम टू टाइम बने हैं, जैसे नेशनल एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन 1965 में बना था, एंड इसके बाद हनुमंथा राव कमेटी 1994 में बनी थी, रमेश चंद कमेटी 2015 में, और शांता कुमारा कमेटी ये आपकी 2015 में ही बनी थी। अब एमएसपी की बात की जाए तो एमएसपी को वैसे तो आपकी कैबिनेट मिनिस्ट्री, यानी कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबिनेट डिसाइड करता है। कैबिनेट में बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, तो इसमें एक आपकी प्रॉपर एक मिनिस्ट्री है, दैट इज योर नॉट मिनिस्ट्री बट आप ये कह सकते हैं एक कमेटी है, दैट इज कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। ये आपकी इसको डिसाइड करती है और इसके चेयर करते हैं आपको आपके प्राइम मिनिस्टर। अब इसमें ही ये याद रखना है कि एक्चुअल में ये सिर्फ इसको पब्लिश करते हैं, इस पूरी चीज को डिसाइड किया जाता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट के द्वारा। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। याद रखना, कैबिनेट कमेटी इसको क्या करती है, नोटिफाई करती है, बट ये जो आपका एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन है, ये आपकी रिकमेंडेशन इसमें देता है। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इन दिस आर्टिकल। आइए अब बात करते हैं आज के लास्ट आर्टिकल की। इस आर्टिकल में दो चीजें आपको समझनी है। वन इज डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट क्या होता है, एंड दूसरा यहां पर एक वर्ड दिया गया है जिसे आप ग्रैंडफादरिंग क्लॉज कहते हैं। तो सबसे पहले
हम डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट को समझते हैं, फिर उसके बाद प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट को समझेंगे एंड देन हम ग्रैंडफादरिंग क्लॉज के ऊपर आएंगे। देखिए, मान लीजिए एक पर्सन है, ये पर्सन सिंगापुर में रहता है और इसने इंडिया के अंदर एक कंपनी अपनी स्टार्ट की। कहां पर की? इंडिया के अंदर। अब प्रॉब्लम ये होती है कि जब एक आपकी कंपनी मल्टीपल कंट्रीज में ऑपरेट कर रही है तो उसे यहां पर भी टैक्स देना पड़ता था, यहां पर भी टैक्स देना पड़ता था। लेट्स से इसकी टोटल कंपनी की जो टर्नओवर है वो 1000 करोड़ है, जिसमें से 100 करोड़ इसने इंडिया से कमाए, तो 100 करोड़ पे यहां पर भी टैक्स देगा और 1000 करोड़ पे यहां पर भी टैक्स देगा, तो इसको डबल टैक्स देना पड़ रहा है। तो इसी को अवॉइड करने के लिए कि भाई आप अपनी कंट्री या इंडिया किसी एक जगह इसका पैसा पे कीजिए, दूसरी जगह नहीं आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, इसी के लिए डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी आपकी लाई गई। अब ऑब्जेक्टिव यह भी था कि कई सारी कंट्रीज यहां पर क्या करती हैं कि इन डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट का गलत फायदा उठाती हैं, जिसे अक्सर एक टर्म से आप लाइक नोट डाउन करते हो, दैट इज ट्रीटी शॉपिंग। कि भाई जिस कंट्री में आपको ऐसा लगता है कि भाई बहुत अच्छे आपको इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, आप उस कंट्री का वहां पर पॉलिसी का यहां पर लूप होल्स का फायदा उठाते हैं। तो इसी तरह की चीजों को ट्रीटी शॉपिंग या गलत टैक्स अवॉइडेंस के सर्टिफिकेशन के लिए रोकने के लिए हमने यहां पर क्या इंट्रोड्यूस किया? प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट। अब इसमें आपको बेनिफिट तभी मिलेगा अगर आप एक जेन्युइन एंटिटी हैं जो किसी तरह की लेजिटिमेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, ताकि हम ये ट्रीटी शॉपिंग जैसी जो घटनाएं होती हैं कि बस ट्रीटी का बेनिफिट उठाने के लिए आपने नाम की एक कंपनी खोल दी, इस तरह की चीजों को हम यहां पे रोक सकें। अब यहां पर ये जो आपका प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट है, ये सभी कंट्रीज के ऊपर एप्लीकेबल होगा जिनके साथ भी हमारे एग्रीमेंट है, सिवाय 3 के, साइप्रस, मॉरिशस एंड सिंगापुर। क्यों? क्योंकि यहां पर ग्रैंडफादरिंग क्लॉज आ जाता है। अब ये वो क्लॉज है जो आपको अलाउ करता है कि भाई आप इंडिविजुअल या एंटिटी को उनके पुराने ओल्ड रूल और रेगुलेशन के थ्रू कहीं ना कहीं वर्क करने की परमिशन देते हैं, बिकॉज वो रूल ज्यादा होल्ड ऑन करते हैं, या आप ये कह सकते हो कि ये रूल कहीं ना कहीं आपकी और ज्यादा फोर्स रखते हैं एज कंपेयर टू दी करंट लॉ। तो यहां पर मॉरिशस और सिंगापुर के साथ जैसे हमने जो भी उन्होंने शेयर एक्वायर किए थे 1 अप्रैल 2017 से पहले, तो इनके ऊपर कोई भी इंडियन टैक्स आज भी एप्लीकेबल नहीं है, जस्ट बिकॉज ये ग्रैंडफादरिंग क्लॉज के अंदर आते हैं। पुराने ऐसे लॉ जो नए लॉ के ऊपर अभी भी सुपरसीड करते हैं, ऐसे लॉज को आप क्या कह देते हो? ग्रैंडफादरिंग आप क्लॉज के अंडर उसे काउंट करते हो। अब यहां पर अगर हम देखें इसका क्या बेनिफिट मिलेगा, तो बेनिफिट में सबसे पहली बात टैक्स पेयर्स को क्लैरिटी मिलेगी। क्लैरिटी मिलेगी तो इन्वेस्टमेंट इंडिया में इंक्रीज होगी। मोर ओवर आप एंटी अवॉइडेंस मैकेनिज्म को अपने और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, जिससे टैक्स अवॉइडेंस आपकी रिड्यूस होगी एंड इससे फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट आपकी बूस्ट होगी। एंड साथ ही साथ आप OECD, UN जो ग्लोबल स्टैंडर्ड ये होल्ड करते हैं किसी भी टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट के लिए, आप उससे बहुत ज्यादा अलाइन हो चुके होंगे। तो ये कुछ बेनिफिट देखने को मिलेंगे जिससे इंडिया की इकोनॉमी में और ज्यादा इन्वेस्टमेंट आने के आपको चांसेस लग सकते हैं। तो विद दिस अपना ये टॉपिक खत्म होता है। आई होप आपको इन सभी टॉपिक्स के ऊपर क्लैरिटी मिली हो एंड मेक श्योर जो आपको आज मैंने होमवर्क दिया आज आप कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।